अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो क्रूज़ शिप एमवी होंडियस के नाम से है, वो 35 दिन दुनिया के ममालिक में मुख्तलिफ पोर्ट्स पे गुजरता रहा है। वहाँ पोर्ट स्टाफ से उसने इंटरेक्ट किया है, सामान उस पे लादा गया है, सामान उससे उतारा गया है। लोग उससे ऑफलोड हुए हैं, लोग ऑनलोड हुए हैं, उसके ऊपर चढ़े हैं। ये एक दास्तान है एक क्लासिकल ग्लोबलाइजेशन मॉडल की, जिसके अंदर हम रहते हैं कि अमराज दुनिया के अंदर उसी रफ्तार से फैलते हैं जिस रफ्तार से हम मॉडर्न एयर और सी ट्रैवल करते हैं। जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ़वाइद हमें नज़र आते हैं, आज उसका एक बड़ा नुकसान हम देख रहे हैं। कोविड भी प्राइमरली मज़दूर तबकात के अंदर, लेबर के अंदर, टूरिस्ट के अंदर, जो लोग अपने घर के एरिया से, अपने मुल्क से, होम कंट्री से गए हुए थे दूसरे ममालिक के अंदर, कि जब वो वापस आए तो वो अपने साथ इवन बिफोर पेंडेमिक को प्रिडिक्ट किया जा सकता था, वो अपने साथ मर्ज़ को अपने अपने घरों में ले आए। इसी तरह आज हांटा वायरस की बात की जा रही है कि उसके केसेस जिस तरह उस एमवी होंडियस के ऊपर जो क्रूज़ शिप थी उसके ऊपर पकड़े गए थे और इतना बड़ा ह्यूमन क्राई हो गया था, वो लोग जो हैं वो मौत के घाटे उतर गए थे और 40% बताया जा रहा था उसका अट्रिशन रेट है, उसकी मौत का वाक़या होना, फेटेलिटी का रेट है। आज हम बात कर रहे हैं उसी हांटा वायरस की कि उसके 2 वेरिएंट्स अब सामने आ गए हैं। जो शिप के ऊपर था वो यूरोपियन वेरिएंट था जो इंसानों के अंदर जल्दी से ट्रांसफ़र होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर। लेकिन जो इसराइल के अंदर अभी उसका एक केस पकड़ा गया है, हालाँकि पेशेंट स्टेबल है और अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन है, उसके अंदर जो है वो यूरोपियन वेरिएंट है। पहला वाला जो है वो एंडीज़ वेरिएंट है, एंडीज़ माउंटेन्स उसका नाम है। यूरोपियन वेरिएंट जो है वो रोडेंट से ज़्यादा इंसानों में ट्रांसफ़र होता है। तो हम बिलअमूम ये बात होती है, तो हम अज़्यूम कर रहे हैं कि ये किसी चूहे या किसी छोटे जानवर से इंटरेक्शन की वजह से उस आदमी में, ये इसराइली में मर्ज़ ये आ चुका हुआ है। लेकिन आज जिस हम नहज पे खड़े हुए हैं, जिस स्पीड से ग्लोबलाइज़ेशन का जो निज़ाम है वो ऑपरेट करता है, कि आपने उसकी झलक देखी थी कि हॉर्मुज़ थोड़ी देर बंद किया हुआ है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और अशिया कंज़म्पशन के सामान की कीमतें धर्म-भरम होके रह गई हैं। तो इसी तरह ये मर्ज़ के फैलने की भी गुंजाइश है और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अगर ये मर्ज़ कोविड की तरह दुनिया में अपनी लपेट में ले गया और 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए दुनिया में वक्फ़े पे स्मार्ट या टोटल लॉकडाउन्स हो गए और इकोनॉमिक एक्टिविटी मज़ीद स्लो डाउन होगी, तो फिर जो सप्लाई साइड शॉर्टेज या श्रिंकेज हो रही है पेट्रोल और ऑयल प्राइसेस की वजह से, वो तो आप भूल जाएँ, वो तो फिर मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट का मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट लग जाएगा। लोग पहले ही डिमांड फॉर पेट्रोल एंड फ्यूल कम कर चुके हुए हैं, डिमांड फॉर एनर्जी अपनी कम कर चुके हुए हैं, कीमतों को प्रेडिक्ट करते हुए, अपनी कस्तपुर्सी, अपनी तंग दस्ती की वजह से कि वो अपने रोज़मर्रा के काम कर नहीं पा रहे, तो आप सोचें कि इस मर्ज़ के खौफ में, जिसका फर्टिलिटी रेट कोविड से हायर है, ये बताया जा रहा है, इसके फैलाव और इसके बचाव के चक्कर में लोग इसके खौफ के अंदर आके मज़ीद लेबर इनपुट्स देना बंद कर दें, तो इकोनॉमी का क्या हाल होगा। मैं इस पे कोई वजाहत नहीं करना चाहता जब तक कि बिल्कुल आप समझ लें कि स्टोरी डेवलप ना हो जाए, इन्फॉर्मेशन सामने ना आ जाए। लेकिन हम उस स्टोरी की तरफ जाते हैं जो मुस्तकिल हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले 1.5-2 माह से, बल्कि अब तो 3 साल से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो अहले गज़ा और अहले फ़लस्तीन के साथ किया जा रहा है, अहले लबनान के साथ किया जा रहा है, अहले शाम के साथ किया जा रहा है और अब बाय एक्सटेंशन ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकन इसराइली एम्पायर की तरफ से किया जा रहा है। मैं सिर्फ पस मंज़र देना चाहता था आपको कि ग्लोबल इकोनॉमिक राउट्स पे किस किस्म का क्राइसिस आने वाला है, इस मर्ज़ की शक्ल में, खुदा ना खास्ता, बट डेफ़िनेटली जो ऑयल शॉर्टेजेस और सप्लाई, फ्यूल सप्लाई के मसाइल बने, एनर्जी सप्लाई के मसले बने और पेट्रोकेमिकल बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि फर्टिलाइज़र जिससे हम खाना बनाते हैं भाई, उसके जो सप्लाई के अंदर शॉर्टेजेस आ गई हैं, कमियाँ आ गई हैं, उससे तो आना ही था। यहाँ पे मैं कुछ आप कह लें दाद चाहूँगा या कोई आप तो ताली पीटें मेरे लिए, या कमेंट में लाइक कर दें, या वो आप शेयर कर दें वीडियो को, या सब्सक्राइब कर दें, वल्लाही मुझे नहीं पता कि आप मेरे लिए दुआई दे दें दिल से आप, कि एक कंसिस्टेंसी से आपको मैं 1.5 माह से रिपोर्टिंग करके बता रहा हूँ, जबकि हमारे तमाम दानिश्वर पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी, बड़े लिखारी, बड़े रिपोर्टर, बड़े सो कॉल्ड पंडित इस्लामाबाद में पीस टॉक्स अटेंड करने वाले माहिरीन बता रहे हैं कि बस जी बस आप समझिए कि 48-72 घंटे में हमने जंग समाप्त कर लेनी है और ये रैप अप हो जानी है। मेरा मजाक भी उड़ाया गया, मुझे गालियाँ भी दी गई, मुझे बुरा भला भी कहा गया, लेकिन दाद रस्सी फिर नहीं की जाती। एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि कामयाबी जो होती है, सक्सेस, इट हैज़ मैनी फादर्स, उसके कई बाप होते हैं, कि जब कामयाबी का वो माहौल आया था तो सब कहते हैं मेरा ही बेटा है, मेरी ही मेहनत थी। वो नाकामी जो होती है, शिकस्त, डिफीट, वो यतीम होता है, अनाथ होता है, उसके कोई माँ बाप नहीं होते, वो ऑर्फन होता है। तो मैं इसके बावजूद कि अपनी रिपोर्टिंग में गलतियाँ, फेलियर्स, इवन प्लेटफॉर्म पे हम सारे जो हैं उनको रिपोर्ट करने में कोई शर्म आर नहीं महसूस करते कि यार ये हमारे से गलत रिपोर्ट हुआ या यहाँ पे हमारा एनालिसिस गलत क्या कम पड़ गया। तो मैं अपना कोई ओरिजिनल एनालिसिस नहीं पेश कर रहा था, मैं अमेरिकन प्रोफेसर्स, माहिरीन, वॉर एक्सपर्ट्स, एक्स पेंटागन, एक्स CIA,
एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, क्योंकि अमेरिका को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्टर है इस वॉर के अंदर। और फिर उसके बाद ईरानी माहिरीन, क्योंकि ईरान एक सेकेंडरी, एक और प्रिंसिपल एक्टर है इस जंग के अंदर। और उसके बाद एक और लेयर पे इसराइली माहिरीन, जो इसराइल के मामले के ऊपर महारत रखते हैं, या इसराइली डिसेंट के माहिरीन हैं, यानी इसराइली नेशनलिटी के लोग हैं, वो माहिर हैं इसराइल की पॉलिटिक्स पे। उन्हीं की आरा को पेश कर रहा था। जब हम बात करते थे कि इसराइल जो है वो एक जंग के वॉर कोर्स पे है, वो एक छोटा सा स्पार्टा है, जिस तरह वो ग्रीस की छोटी सी वो सिटी स्टेट थी जो कि लड़ाई झगड़े में मानने वाली थी, और उसने अपनी पूरी माशरत बर्बाद कर दी जंगजूई के अंदर अपनी। इसराइल एक ऐसी माशरत है, अपने यूथ के क्रिटिकल मैस को ऐसे पॉइंट पे रीच कर चुका हुआ है कि वो जंग को अब रोक नहीं सकता, चाहे लेबनान हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे सीरिया हो। ईरान ना चले तो शायद तुर्की पे अपना वो तबाज़माही करे अपनी, क्योंकि वो माशरत अगर जंग के लिए रुक जाएगी, तो जंग से रुक जाएगी, तो उसको इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, उसको अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा, क्या खोया क्या पाया। उस ग्रेटर एनालिसिस के अंदर, इन द फाइनल एनालिसिस, इसराइल अपनी माशरत को एक स्टैंड स्टिल पे पाएगा, जहाँ पे उसके अंदर एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। मिज़राही अश्केनासी को नहीं मानता, अश्केनासी अपने आप को बालातर मानता है सबके ऊपर। कहानिस्ट जो हैं, जो जो मायर कहान, जो बड़े रब्बाई हैं इनके, उसके मानने वाले, उसके फनेटिक्स जो मजहबी हैं, उन्होंने सरकार को टेक ओवर कर लिया हुआ है। सेकुलर इजरायली जो अपने आप को सन 60 70 80 की दहाई में सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मानते थे कि हम तो यूरोपीय अक़वाम की तरह लिबरल प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, वो सारी जो फ्रिक्शंस हैं उस माशरत के अंदर, वो कलेप्स की अलामत हैं। कुल तादाद दुनिया के अंदर यहूदियों के आपके सामने है, आधे उनमें से जाके अमेरिका के अंदर रहते हैं। उनका माल, उनकी इमिग्रेशन जो अहम है इसराइल के लिए, इस वक्त वो पिछले 3 साल से सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगती है। हम ये सारी आपको बातें रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग अगर खिलाफत या पता नहीं क्या, या आप जिहाद या क्या बात है फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहा हूँ। एक तरफ ये पूरी बात हो गई, फिर अमेरिका की बात हो गई कि रियासतें जो हैं, जैसा प्रोफेसर जॉन मीरशाइमर कहती हैं, वो अपनी आवाम से झूठ बोल लेती हैं, लेकिन वो हुक्मरानों से गिरदनवा के झूठ नहीं बोलती। तो ट्रंप जो आवाम से झूठ बोलता है कि मैं डील करने वाला हूँ, ईरान तबाह हो गया है, न्यूक्लियर वेपन तबाह हो गए हैं, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तबाह हो गई है, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी तबाह हो गई है, मैं उनकी नेवी उड़ा दी है, उनकी एयरफोर्स ख़त्म कर दी है मैंने। वो अपनी आवाम से झूठ बोल रहा है, वो मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन जो वो आला ओहदेदारान हुक्मरान है बाकी दुनिया के, उनसे कैसे बात करता है, नोट कीजिए। दो मैं यहाँ गवाहियाँ पेश करना चाहूँगा। नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 3 से 4 दिन पहले रात के वक्त वो पुतिन से फ़ोन पे बात की। क्या आपका मेरा ख्याल है, किसी का ख्याल है कि पुतिन के साथ उसने ये बात की होगी कि मैंने ईरान को तबाह कर दिया? ईरान, रशिया को पूरी तरह अंदाज़ा है कि ईरान कितने पानी में और कितने पानी में नहीं है। और इसी तरह आज से मेरे ख्याल 7 या 8 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 14 या 15 मई को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सामने पेश होना है, एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक मीटिंग के लिए। उसने वाज़े अल्फाज में कह दिया, मेरे हाथ में कोई विन नहीं होगी तो मैं वहाँ विन के बगैर नहीं जाऊँगा। तो वो कैसी विन होगी जो वो लेके जाएगा? जो JCPOA, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया में हम वायद बात कर रहे थे कि JCPOA भी कुबला थी, कि पहले कौन सी एग्रीमेंट थी ईरानियों की अमेरिकनों के साथ, जो ओबामा के दौर में 2015 में फाइनलाइज हुई थी, कि वही डील बल्कि और लिफ्ट के, उसकी कंडीशंस और बुरी बना के, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप विन लेके जाएगा चाइना के सामने पेश होने? और ईरान के अंदर जो क्रिटिकल मैस IRGC ने अचीव किया है, जो 15 से 20 हज़ार नाकिद थे, जो सोशल एक्टिविस्ट के हद तक नाकिद थे, हत्ता कि उनमें से कुछ लोगों ने असला भी उठा लिया है इसराइल और अमेरिका के इशारों पे और उनकी सप्लाई के ऊपर, वो क्रश हो चुके हैं, या वो कत्ल हो गए हैं, या वो जेलों के अंदर हैं, या वो दब चुके हैं और घरों के अंदर अपने महसूर हैं। तो सारे जो नाकिद क्लास थी वो ख़त्म होगी, कौम एरियल बम्बारी से यूनाइट हो जाती है, जैसे कि बर्लिन में हुआ फायर बॉम्बिंग, जब बर्लिन की हुई, जर्मनी की हुई, नाट्सी जर्मनी और पक्का हो गया, जैसे कि ब्रिटेन की हुई जब बॉम्बिंग ऑफ लंदन हुई नाट्सी जर्मनी की जानिब से वर्ल्ड war 2 के अंदर। तो तारीख गवाह है कि एरियल बम्बारी रजीम को चेंज नहीं करती, रजीम को कोलैप्स नहीं करती। इसी पाकिस्तान में हमारे माहिरीन कह रहे थे ना कि रजीम कोलैप्स कर जाएगी, हम कहते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, तीनों मुल्कों का एनालिसिस करते हुए, ईरान का भी वो थोड़ा सा रहता है, वो ये है कि कौम एक स्टेप पेज में आ गई। मुश्तबा खामनाई जो कि अली खामनाई के सक्सेसर हैं, उनको बताया जाता है कि वो न्यूक्लियर मामले के अंदर भी नरमी दिखाते हैं अपने वालिद और उनके प्रीडिसेसर अली खुमैनी की तरह। वो नहीं मानते कि ये हराम है, और उनके पास 60% इनरिचमेंट है, और IRGC का कंट्रोल बढ़ चुका हुआ है, बसीज का कंट्रोल बढ़ चुका हुआ है, सिपा नेवी का कंट्रोल बढ़ चुका हुआ है, सिविल पॉलिटिशियन, जो मैंने आपको तब भी बताया था, मेरा मजाक उड़ा था इस बात पे जब इस्लामाबाद टॉक्स पहले हो रही थी, लोगों ने बड़ी गालियाँ दी थी कि यार आप कह रहे हैं कि अरागची साहब या पज़ेश्कियान साहब की या बगाई साहब की वो अहमियत नहीं है। माज़रत के साथ, सिविल पॉलिटिशियन की इस वक्त कोई अहमियत नहीं होती। मुल्क के अंदर जब क्राइसिस होता है, फ़ौजें ही कंट्रोल करती होती हैं, और मजहबी रहनुमा भी, जैसे आप समझें कि
वो ऐसे प्लेस होल्डर ही होते हैं, वो उसी लय में बात करते हैं जैसा ख़ामेनी साहब हैं, मुश्तबा साहब सुप्रीम लीडर के, जो फ़ौज या जो अवाम का जज्बा जोश होता है इस वक़्त। आपने सेकुलर अवाम देख ली ईरान की, नंगे सर औरतें, वो कैमरे पे आके कह रही हैं कि सुप्रीम लीडर शहीद हो गया हमारा, माफ़ कर दीजिए बाबा, हम गुनहगार थे, हमें समझ नहीं थी, और मुश्तबा आप लड़ो, मुकाबला करो, हम साथ खड़े हैं। ये सारा एनालिसिस करते हुए मुझे बताएं इसमें से जंग के अलावा कोई सोल्यूशन बनता है? 60,000 उन्होंने अपना फौजी वहाँ खड़ा कर दिया। पिछले 48 घंटे में मुझे बताएं, क्या वो माहिरीन, वो सो कॉल्ड दानिश्वर जो, या वो गलत थे, इसमें कोई मसला नहीं, या वो झूठ बोल रहे थे किसी एजेंडा के ऊपर, तो वो किस एजेंडा के ऊपर झूठ बोल रहे थे? जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइ-फाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट। इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। आप ट्विटर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि लोग ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ईरान एक इर्रेशनल एक्टर है, और वो माजरत के साथ अमेरिका इस वक्त एक इर्रेशनल एक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। सबसे बढ़ के इसराइल कर रहा है, ईरान तो कम्प्लीटली रैशनली एक्ट कर रहा है, कम्प्लीटली रियलिज्म की वो थॉट के अंदर एक्ट कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये सारा तबसरा मैंने इसलिए दोबारा रिपीट करना पसंद किया था, क्योंकि आज आप देखें गल्फ़ के ममालिक क्या कह रहे हैं। सऊदी अरेबिया जिसने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी, अमेरिका को अड्डे मुहैया नहीं किए थे मज़ीद, उसने दोबारा अड्डे अपने फराहम कर दिए कि चलो जाओ लड़ो इनके साथ। ठीक, यूएई जो लगता था कि रिकवर नहीं करेगा, दुनिया तो कह रही है तो ख़त्म हो जाएगा दुबई और ये अबू धाबी, वो इसराइल से बढ़ के, शाह से बढ़ के शाह का बंदा बना है, बल्कि शाह से बढ़ के शाह से बढ़ के शाह का बंदा बना है, क्योंकि इसराइल भी तो अमेरिका का, वो उसका सरगना तो अमेरिका है, उसका उस्ताद तो अमेरिका है। तो यूएई जो है वो बिल्कुल वो है, आप उनकी ट्वीटिंग देखें, उनकी पोस्चरिंग देखें, उनके उनके तर्जुमानों की, हम उड़ा देंगे आज रात, ख़त्म कर देंगे ईरान को। और ये वहाँ पे मिस्र के जो रफ़ाइल है, जो हमने इंडिया के गिराए थे, वो जहाज़ यूरोपियन फ्रेंच जो हैं, वो यूएई के अंदर आके खड़े हुए हैं। जो लेज़र डिफेंस सिस्टम है, जो 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 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, जिसको वो रीपैकेज करके वो कहते हैं आयरन डोम है, वो आयरन डोम उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। इस वक्त गल्फ़ की, खलीज की सरजमीन के ऊपर इसराइली फ़ौजी ऑपरेट कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम। आप कह रहे हैं जंग नहीं होनी? 60,000 अमेरिकन मरीन, 3 नेवल वेसल, एक डैमेज हो गई, उसको वापस भेज दिया जनरल फोर्ड को। बुश और वो अब्राहम लिंकन खड़ी है, जॉर्ज एच वॉकर, वो हर्बर्ट वॉकर बुश जो है। और अभी आखिरी पत्ता तो ईरान ने खेला नहीं, आखिरी में से कुछ पत्ता और भी पत्ते हैं उसके पास मेरी अकल के मुताबिक। अभी बाबल मंदब नहीं बंद किया उसने, अभी हूथी नहीं एक्टिव हुए। तो आपको लगता है कि ये, अभी देखें फुजेरा की बात करते हैं हम, जिस पे ईरान ने पिछले दिनों मेरा ख्याल है 48 घंटे पहले हमला किया। हम बात करते हैं जब कि वो अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स है, हम बात करते हैं उस पाइपलाइन की जो इधर से ऑयल फील्ड से सऊदी अरेबिया के ईस्ट से वेस्ट में जाती है और यम्बू पोर्ट पे चली जाती है, जहाँ पे बच्चों की तफरीह का मुकाम भी है। यम्बू अक्सर लोग जाया करते हैं सैर करने, वो एक तफरीह मुकाम है कराची की तरह का। उसमें वो साहिल के किनारे घोड़े और वो जानवर चराते हैं लोग, और वो लोग पानी में खेलते हैं। तो वो उस तरफ भी उन्होंने एक ग्राउंड पाइपलाइन बिछाई हुई है। तो वो कहाँ से गुजर के आती है ग्राउंड पाइपलाइन? समुद्री रास्ता उसका क्या है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों? उसका समुद्री रास्ता बाबल मंदब है। बाबल मंदब में भी हूती बैठे हुए हैं। वो ट्रिगर नहीं हुआ, वो पूरा सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ, और हम बात कर रहे हैं कि जनाब यहाँ जंग नहीं होनी, यहाँ तो अमन हो जाना है, इस्लामाबाद में डील साइन होनी है। और मैंने आपको बताया ये सब नॉट विद स्टैंडिंग, अगर कोई डील साइन होती है और अगर पाकिस्तान उसको ब्रोकर कर लेता है, हमारी वाह अलग जगह है, लेकिन वो 6 महीने और साल से ज़्यादा रुकने वाली चीज़ नहीं हो सकती। बिकॉज अमेरिका को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि दुनिया के 1/4 ऑयल सप्लाई के ऊपर ईरान और उसके साथियों का कंट्रोल है। अमेरिका को ये तस्लीम करना पड़ेगा अब ईरान या है या एक पोटेंशियल न्यूक्लियर पावर है। अमेरिका को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ग्लोबल हेजेमनी के अंदर जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स करने वाले मुल्क हैं, अमेरिका, रूस और चीन, उसकी फ़हरिस्त में शायद ईरान भी दाखिल हो रहा है।
अमेरिका को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि गल्फ़ के अंदर जो मेरी प्रेजेंस है 1920 से लेके आज तक पूरे 100 साल की अमेरिकन प्रेजेंस है, उसको खैरबाद कहना पड़ेगा बिकॉज़ ईरान बदमाशी कर रहा है मेरे साथ। और बहुत फैक्टर्स हैं। इसराइल की लॉबी को तो मैं गिनता भी नहीं हूँ इसके अंदर। मैं सिर्फ अमेरिका लोन की बात करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट की बात नहीं करता मैं। इसराइल लॉबी की बात नहीं करता मैं। यूएई की बात नहीं करता, उसकी लॉबी की बात नहीं करता मैं। इंडिया की लॉबी की बात नहीं करता। ये सब बातें छोड़ दें आप। अमेरिका अलोन के आप फैक्टर्स को देखें तो जंग इज़ बैक ऑन। कतर ने, कुवैत ने, सऊदी ने ये री इन्फोर्स की अपनी स्टेटमेंट्स, कोई थ्रेट नहीं बनना चाहिए हॉर्मुज़ के अंदर, वी कैन नॉट अलाउ दिस चोक पॉइंट। और अब गल्फ़ ममालिक जो हैं यूएनएससी का रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं ईरान के हॉर्मुज़ एक्शंस के ख़िलाफ़। मैं मॉरल असेसमेंट नहीं करता कि गल्फ़ की किधर मॉरल स्टैंडिंग है, कि ओआईसी और यूएन को किन किन कामों के लिए नहीं ट्रिगर किया गया पिछले 3 सालों में, लेकिन इस बदबख्त हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद कैसे कितनी ये रफ्तार से ट्रिगर, कितनी स्पीड से ट्रिगर किया गया और जंग की नौयत ही तब्दील हो गई है। 3 साल पहले जब गजा वालों का जेनोसाइड हो रहा था तो वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं खसमानू खान, ठीक है, होते रहते हैं जेनोसाइड, लेकिन 3 साल के बाद आप गेम को चेंज होते हुए देखें, जब इकोनॉमिक लात पड़ती है, जब पेट पे लात पड़ती है ग्लोबल इकोनॉमी की, तो कैसे स्पीड से। और ये यूएन रेजोल्यूशन का नया ड्राफ्ट कौन को ड्राफ्ट कर रहा है? कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ उदास्त है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि हम बताएंगे कि कौन। और पहले जो भी ड्राफ्ट गई हैं इस तरह की, किसने वीटो की है? रशिया ने और चाइना ने। तो आपको क्या लगता है चाइना और शी जिनपिंग पावर पोजीशन में नहीं है इस वक्त? तो डोनाल्ड ट्रंप इतनी जंग की हालत में, ठीक है रेगुलर मीटिंग है, मंथ्स इन एडवांस प्लान हुई हुई है, लेकिन ये मरा चला जा रहा है उसको मिलने, शी जिनपिंग को। क्यों भाई? सूरत हाल देखें आप। इराकची साहब वहाँ जाते हैं चाइना में तो क्या अनवील करता है चाइना? J-35 है जी। क्या जहाँ पीछे के उसके वो सीन देखें ना, ऐसे वो जब उसके पीछे जाता है, दो उसके वो एग्जॉस्ट शानदार। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह पाक व्हील्स पे सुनील मंच भाई उसका रिव्यू भी करेंगे। तो अभी उनके पास टेस्ट वर्जन आ चुका है सुनील भाई के पास। कभी आप अगर गुलबर्ग से गुजरे तो यहाँ चला भी रहे होते हैं सुनील भाई J-35। और जिस तरह के वो J-10C थे कि वो जंग के बिल्कुल सिर के ऊपर मंडला रहे कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ठक करके जंग के अंदर आपकी एयरफोर्स रिवील करती है कि वो J-10C चला रही है। तो अगर वो रिवील कर रहे हैं तो क्या पता यहाँ पे टेस्टिंग हो रही हो ऑलरेडी उसकी। मैं कहना नहीं चाहता, ये अल्लाह बेहतर जानता है, और जो पाक फिजाई है वो बेहतर जानती है और इंटेलिजेंस वाले जानते होंगे। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव इन आवर हैंड्स। पाकिस्तान की पोस्चरिंग देखें कश्मीर के ऊपर। आप लोगों ने कल DGSPR की कॉन्फ्रेंस देखी कि नहीं देखी? वो कह रहे हैं हमने कश्मीर के ऊपर कब्जा करना है। ये रेटरिक, ठीक है रेटरिक होता है ये, लेकिन ये रेटरिक कब इस्तेमाल होता है? किसी चीज़ को प्रियम्प्ट करते हुए होता है। उसने कहा दरिया हमारे हैं 6 के 6। सिंधु कहाँ है? हिंदुस्तान का नाम जिस बुनियाद पे है सिंधु, यूनानियों ने, रूमियों ने, अरबियों ने, फारसियों ने इस इलाके को क्या कहा है? सरजमीन हिंद, सरजमीन सिंध। वो दरिया हमारे, इंडस वैली इधर, गंदारा वैली सिविलाइजेशन इधर, कनिष्क इधर, अशोक इधर, गुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इधर, मुगल इधर। इट्स अस। हम हिंदुस्तान है, वो भारत है, वो गंगा जमनी सिविलाइजेशन है। उन्होंने हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल लॉ के, मिलिट्री माइट के कॉन्टेक्स्ट में तमाम में वो समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात की है DGSPR ने, वो कर दिए। दीज आर फाइटिंग वर्ड्स यार, ये लड़ने के अल्फाज हैं, ये जंग की लैंग्वेज है। चीफ आर्मी स्टाफ कहते हैं वी आर अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। भाई 2 नेशन थेरी सुने हुए मुद्दत हो गई है मुझे। बचपन में ही सुना था सर सैयद अहमद खान वाली कि ये 2 आंखों की वो दुल्हन की आंखें, और वो सब खत्म हो गई बातें यार। 2 नेशन थेरी रीअट्रेट हो गई है, कश्मीर स्टांस रीअट्रेट हो गया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वी आर इन फॉर इट। किबले दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही। हम आप नाराज़ होते हैं, गालियाँ देते हैं तज्जिए के ऊपर, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं कहते हैं यार मतलब ऐसा क्या मैंने झूठ बोल दिया? मैं तो अपना खुद से तो कोई तबसरा नहीं कर रहा, लोगों की राय ही पेश कर रहा हूँ। है तो खुद से भी तबसरा इसके अंदर, जाहिर बात है, लेकिन कहना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, थपकी जरा इधर ऐसे थोड़ी सी जरा नहीं है, ऐसी हंसी मजाक में, लाइट फन में मैंने कह दिया। लेकिन दिस इज द सिचुएशन जो हमारे सर के ऊपर है। इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस। मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। हिंदुस्तान के अंदर ये रॉयटर्स की खबर है, डाइट कोक जो है
उसके टिन जो होते हैं एल्यूमिनियम के कैन होते हैं, पॉलीथीन की वो शीट होती है और उसके ऊपर ऐसे कैन बनता है ना, ये टेट्रा पैकिंग टाइप सिस्टम होता है। वो शॉर्टेज में है क्योंकि एल्यूमिनियम का सप्लाई हॉर्मूज से नहीं गुजर के आ रहा। 9% दुनिया का एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम भी कहते हैं उसको लोग, वो गल्फ प्रोड्यूस करता है। प्रेशियस मेटल है, रेयर मेटल है अर्थ का। इतनी मंडेन चीज़, साबुन की टिक्की, उसका पाम ऑयल कहाँ से आता है? मलेशिया, इंडोनेशिया। कैन, उसका एल्यूमिनियम कहाँ से आता है? साउथ अमेरिका से, गल्फ से। ठीक। ये छितर मोबाइल, इनकी लिथियम आयन बैटरियाँ, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इसमें गोल्ड लगता है, इसमें मुख्तलिफ कंडक्टर्स लगते हैं, इसमें लिथियम आयन डलता है। कहाँ से आ रहा है? ऑल ओवर द प्लेनेट। आप एक ये बॉल पॉइंट पेन नहीं बना सकते सिवाय कि दुनिया का ग्लोबल, वैसे आप बना सकते थे किसी ज़माने में, लेकिन आज के दौर में ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी जो यूरोपियन एम्पायर्स ने क्रिएट की है, उसमें ये पेन बनाने के लिए आपको पूरी ग्लोबल इकोनॉमी फंक्शनिंग चाहिए। समुद्री रास्ते, ज़मीनी रास्ते सिक्योर चाहिए। इतनी बड़ी शॉर्टेज हमारे सर के ऊपर मंडला रही है, और किल्लत जब आती है उसका जवाब जंग से ही दिया जाता है, उसका जवाब अमन से नहीं आता। और ये किल्लत किसने क्रिएट की है? अमेरिका बहादुर ने। किस एंड पे? बहुत बहुत सी आ रहा है मेरे पास, पेश करते रहते हैं, महीने डेढ़ में हम पेश कर रहे हैं, सालों से, 2 साल से पेश कर रहे हैं, 3 साल से पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी स्टेट में सुनने वाले, समझने वाले समझ रहे हैं कि अमेरिका कैंप के अंदर हड्डी बोटी बांटने को अब नहीं है। आप मुझे बताएं, ईरान इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा होगा तो अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान के एजेंडे पे और पाकिस्तान कहीं अमेरिका के एजेंडे पे आपस में यहाँ मुकाबले कर सकते हैं? ये हो सकता है? हम यहाँ पे चाइना को नाराज़ करके बैठ सकते हैं खत्ते के अंदर कितनी देर के लिए? यहाँ पे रीजनल ब्लॉक बनाने की ज़रूरत है। शेयर्ड मुस्लिम कल्चर वाली जो विरासत वाली कौमें हैं यहाँ पे, और उसकी अशद ज़रूरत आज नज़र भी आ रही है, हर बंदे को नज़र आ रही है। सिर्फ वो ज़ुबान पे लाने की हिम्मत नहीं करते हम, क्योंकि हमें आदत हो गई है कि हम इतने इंटेलेक्चुअल, इमोशनल बोने बन चुके हैं कि हम सही बात को भी करते हुए शर्माते हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।